Assalamu alaikum students. I hope you are well. Today we start at the second case of third order reaction. इससे पहले हमने जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का सबसे सिंपलेस्ट केस देखा था जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट जो थी हमारे पास सेम थी। ठीक है, अब हम उसका सेकंड केस देख रहे हैं कि उसके ऑपोजिट ले लें जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट जो हैं वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, हमने देखा था कि इसके 4 केसेस हैं। सबसे पहले हम लोग जो सिंपलेस्ट वाला है वो किया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास अगर इनिशियल कंसंट्रेशन तीनों रिएक्टेंट की डिफरेंट हो जाए तो फिर हमारे पास काइनेटिक्स कैसे हो सकती है इनकी। इसको डिटेल में देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी एंड सी आर स्मॉल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास कंसंट्रेशन कैसे आ रही है, कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब पर और दूसरी भी हमारे पास क्या है, बी की कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल बी मोल पर डीएम क्यूब। और जब हमारे पास हमें पता है कि टाइम ज़ीरो है, इनिशियल स्टेज है, जब टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट तो नहीं होती है, सारे के सारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए मोल पर डीएम क्यूब, और बी की कंसंट्रेशन बी एंड सी की कंसंट्रेशन हमारे पास सी है, प्रोडक्ट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब कुछ टाइम गुजर जाता है, मीन टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड या मिनट, तो हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाती है। अब प्रोडक्ट की कुछ और इसी तरह हमारे पास कुछ रिएक्टेंट जो हैं वो यूटिलाइज होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है जो इनकी अवेलेबल कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितना डिक्रीज होगी वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ इसको लिखते हैं ए माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी माइनस एक्स, और सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, सी माइनस एक्स। जो हमारे पास 5 स्टेप थे, अगर आपको याद है कि हमारे पास 5 स्टेप क्या थे, कि फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने रेट लॉ लिखना है, सेकंड हमने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना है, थर्ड हमने उनकी इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सी की वैल्यू को निकालना है इनिशियल स्टेट को अप्लाई करके, उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है। तो ये 5 स्टेप हमारे पास जो हम स्टार्ट से जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो हम ये फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो सेकंड केस था जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करके हम जो है वो इंटीग्रेशन कर रहे थे, अगर वो आपको अच्छे तरीके से आता है तो यहाँ पे अगले सारे स्टेप्स के अंदर या अगले सारे काइनेटिक्स के अंदर जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही यूज़ होगा। तो अगर इसीलिए आप लोगों को वो रिपीट करवाया था ताकि आप लोगों के माइंड में वो दोबारा आ जाए, और आप लोगों ने साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जाना है, खुद से इसको लिखेंगे तो आप लोगों को ये समझ आएगी, क्योंकि ये लंबी डेरिवेशन है और आपने इसको अपने हैंड से लिखना है इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना, स्टेप करना है रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन। हमने लिखना है कि क्या हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हमारे पास कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। अब किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे हम उनकी अवेलेबल कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ए की कंसंट्रेशन क्या आ गई, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स, ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड आर डिफरेंट। हमने ऊपर ही इसको मेंशन कर दिया था इसकी हेडिंग के अंदर कि जो रिएक्टेंट हैं उन तीनों की कंसंट्रेशन हमारे पास डिफरेंट है। तो हमने स्पेसिफाई करना होता है, क्योंकि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो आप जो है सेकंड ऑर्डर के लिए भी लिख रहे हैं, इसके डिफरेंट केसेस के लिए भी लिख रहे हैं, तो आपने इसको जो है डिफरेंशिएट करना है कि आप कौन सी वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं और ये किस इक्वेशन के लिए रेट लॉ है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इन्वॉल्व आर डिफरेंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग द रिजल्टिंग इक्वेशन। अब वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स है, b माइनस एक्स है और c माइनस एक्स है। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, हम इनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और dt हमारे पास इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा। आपको इसका सोल्यूशन तो पता है कि ये इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो के टी प्लस सी आ जाएगा इस साइड पे। अब जो दूसरी टर्म है हमारे पास
अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और डिनोमिनेटर में है जो कि आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल प्रेशर जो है मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमारे पास क्या होता है, अगर आपको सेकेंड ऑर्डर वाला रिएक्शन याद है तो क्या होगा कि 1/, हम पहले जस्ट इस पार्ट की को हम सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमारे पास 3 टर्म है तो हम उनके लिए 3 कांस्टेंट यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 4 टर्म्स होती तो हम 4 कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं इनके लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, टर्म क्या थी, 1/a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय b माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय c माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स के लिए हमारे पास क्या है, हम कैपिटल A कांस्टेंट यूज कर लेंगे, प्लस कर देंगे हम सेकंड वाली टर्म, उसके लिए कांस्टेंट हमारे पास क्या है b, एंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा b माइनस एक्स, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, उसके लिए कांस्टेंट आ गया c, और साथ साथ जो टर्म है हमारे पास डिनोमिनेटर में c माइनस एक्स। मीन हमारे पास क्या था कि 3 वेरिएबल से जो कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमने उनके लिए 3 कांस्टेंट्स यूज़ किए ताकि हम इनका इजीली सॉल्यूशंस निकाल सकें, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है जैसे हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था कि इस टर्म को हमने 1 करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस टर्म को या इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई both side of equation by a minus x multiply by b minus x and c minus x। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइड टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब इन तीनों टर्म्स के साथ ये a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस एक्स देखें फर्स्ट वाली टर्म में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो 2 रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह जब b माइनस एक्स के साथ यहाँ पे आएगा a और c वाली टर्म तो रह जाएगी, लेकिन b वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह जो थर्ड टर्म है हमारे पास c वाली, तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में c माइनस एक्स है तो ऊपर जो आएगा a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स, तो c माइनस एक्स और c माइनस एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, उसके साथ क्या टर्म रह जाएगी, c माइनस a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। तो ये सेम इक्वेशन है हमारे पास। ये यहाँ से थोड़ी सी मिसिंग है, ये पेज में आप लोगों को दोबारा जो है ना व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियरली यहाँ से नजर आ जाए। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय c माइनस एक्स प्लस b इंटू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय c माइनस एक्स, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, c इंटू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय b माइनस एक्स। आप इसको जब नोट करेंगे तो आप लोगों को खुद भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है कि इन 3 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। पहले आपके पास 2 कांस्टेंट होते थे, अब 2 की वैल्यू निकालते थे, अब हमारे पास क्या है 3 कांस्टेंट हैं, तो हम 3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि पहली वाली टर्म को ले लें कि हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, अगर हम इसको 0 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू a, कि जहां जहां इस इक्वेशन में 5.43 के अंदर एक्स आ रहा है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास इक्वेशन देख लें कि 1 इज इक्वल टू हमारे पास b माइनस एक्स था वहां पे a आ गया, इसी तरह c माइनस एक्स था वहां पे a आ गया। अब जो दूसरी टर्म है a माइनस a करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सारे b की टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे क्या है, a माइनस a जब आएगा तो ये टर्म क्या होगी 0, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे b और c की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 0 आ जाती है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a यानी 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए, ठीक है। तो ये टर्म खत्म होगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, a इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस ए मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए। अब हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है a माइनस बी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, जो उन्होंने यहाँ पे साइन पहले लगा दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इस टर्म को इन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, a माइनस बी कर दिया, ठीक है।
a माइनस बी आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, बाकी टर्म हमारे पास क्या रहेगी, सी माइनस ए, सी माइनस ए। एक्चुअली हमने तीनों ए बी और सी के अंदर जो है क्या करना है कि एक तरह के नीचे डिनोमिनेटर में टर्म लेके आनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि c माइनस ए को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, आगे आप देखोगे b और c की वैल्यू में भी अगर ये c माइनस ए है, ठीक है, हम जस्ट और जस्ट ये b वाली टर्म को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो ये इन्वर्ट हो गई, यानी a माइनस बी बन गई। अब क्या है, इसमें दो टर्म्स थी, लेकिन हम देखेंगे हमने तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज के अंदर तीनों टर्म लेके आनी है, मीन a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए लेके आना है। तो क्या करेंगे, जो टर्म इस कांस्टेंट की वैल्यू में नहीं है तो उस टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सी वाली टर्म नहीं थी, देखिए a माइनस बी था, c माइनस ए था, ये b माइनस सी की वाली टर्म नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड of the above equation by b minus x या b minus c, the value of a will be, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि b minus c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और न्यूमरेटर में भी आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास बन गई a की वैल्यू। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या थी, b माइनस एक्स थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन, या आप ये कह लो कि जस्ट हम अपने इजी के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि b माइनस एक्स हमारे पास जब जीरो है तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो x माइनस में है तो दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन के प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू b। अब वही इक्वेशन के अंदर 5.43 के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमने निकालना क्या है, b की वैल्यू। अब ये देखें, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो ये b माइनस एक्स था, तो b माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो, इसके साथ ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। इसी तरह b माइनस बी जो है c वाली टर्म है उसके अंदर b क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ वो b वाली टर्म रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, a वाली टर्म जीरो हो गई है, c वाली टर्म जीरो हो गई है, तो यहाँ पे प्लस b इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि हम b की वैल्यू निकालें, क्या है, b माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया कि b की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ओवर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c माइनस बी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमारे पास ये टर्म सीधी हो जाए, जैसे b माइनस सी था तो यहाँ भी क्या आ जाए, b माइनस सी आ जाए, ठीक है। और सेम प्रोसेस के अब इस इक्वेशन में क्या क्या थर्ड जो टर्म है वो c माइनस ए है, वो मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इससे डिवाइड भी कर देंगे। Multiply and dividing the right hand side of the above equation by c minus a, the value of b will be, ठीक है। ये यहाँ पे b है, a नहीं है, तो b is equal to minus c minus a divided by a minus b multiply by b minus c and multiply by c minus c। इसी तरह अभी हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू होगी, तो हम c की वैल्यू निकाल लेंगे कि c minus x is equal to 0, तो x is equal to c। तो जहां जहां x है वहां पे हम c पुट करेंगे तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि a माइनस सी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले c की वैल्यू निकाली, c इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस सी एंड b माइनस सी, ठीक है। b माइनस सी तो पहले से सही टर्म आ रही है, लेकिन अब ये क्या हो गया, a माइनस सी आ गया, तो इसलिए यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी टर्म जो है वो मिसिंग है, तो उससे हम डिवाइड भी कर देंगे, उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म हमारे पास क्या है, a माइनस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बाय a माइनस बी, देन हमारे पास जो c की वैल्यू क्या आ जाती है, c इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी एंड मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए।
अब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई एंड सी की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। तो हम हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी हम जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 5.42 इक्वेशन थी, आप अगर पीछे जाके देख सकते हैं जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ये कांस्टेंट यूज किए थे। तो ए की वैल्यू यूज करें, पुट करें, बी की वैल्यू पुट करें एंड सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो हमने तीनों वैल्यूज निकाली। तो हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट वाली टर्म क्या बन जाएगी, माइनस इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए एंड मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एक्स। इसी तरह ये बी की वैल्यू पुट की, ठीक है, और साथ साथ हमने सी की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे हमारे पास हम देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जो कॉमन है हमारे पास तीनों टर्म्स के अंदर डिनोमिनेटर में आ रही है तो हम उसको कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास आप देखें a माइनस बी इसमें भी है, b वाली टर्म में भी है, c वाली टर्म में भी है। इसी तरह b माइनस सी इधर भी है और थर्ड वाली टर्म के अंदर भी है। इसी तरह c माइनस ए वाली टर्म में भी है, b वाली टर्म में भी है और c वाली टर्म में भी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉमन निकाल लेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, 1 ओवर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी एंड मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए, ठीक है। और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या रह गया माइनस सी माइनस ए, और इस साइड पे हमारे पास क्या रह गया माइनस ए माइनस बी। और डिनोमिनेटर में जो टर्म रह गई थी ये तीन कॉमन निकल आई, फोर्थ वाली टर्म जो है वो इसके नीचे वैसी आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो क्या बन गया माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस एक्स एंड थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया कि सिंप्लीफाई कर लिया, ए बी और सी की वैल्यू निकाली और उसको पुट कर लिया। अब हम इसको क्या है ये, अब इसकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए इजी है। हम इसको यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको पता है dx की लगाएंगे और इंटीग्रेशन का साइन आएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी उनकी तो इंटीग्रेशन नहीं होगी, जो वेरिएबल्स हैं उनकी इंटीग्रेशन होगी। मीन इंटीग्रेशन हमने करनी है 1 माइनस एक्स की, b माइनस एक्स की और c माइनस एक्स की, ठीक है। तो ये टर्म क्या ले जाएगी, बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है कि ये b माइनस एक्स को बाहर निकाल दिया और हमने 1 ओवर a माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है कि c माइनस ए जो है इक्वेशन से बाहर निकाल लें और हमारे पास 1 ओवर b माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कर लें। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, a माइनस बी बाहर आ गया और c माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कर लें और डिनोमिनेटर में ये टर्म हमारे पास मीन ऐसी आ रही है कि ये टर्म यहाँ पे इन्होंने यहाँ कर दिया, बल्कि आप इसको अलहदा से भी कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया तो ये कॉमन ही रहने दें बाहर वाली साइड पे। तो आपको पता है a माइनस एक्स की इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, ठीक है। वो माइनस और ये जो माइनस है हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लस b माइनस सी तो वैसे ही रह गया एंड साथ में इसके साथ लॉग नेचुरल a माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि दूसरी टर्म है उसमें भी क्या आ रहा होगा माइनस लॉग नेचुरल b माइनस एक्स और ये वाला माइनस मिला के ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और c माइनस ए वाली टर्म हमारे पास इसी तरह आ जाएगी। तो ये क्या बन गया c माइनस ए मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल b माइनस एक्स। इसी तरह हमारे पास क्या है, जो थर्ड टर्म है वो c माइनस एक्स है डिनोमिनेटर में, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी माइनस लॉग नेचुरल c माइनस एक्स और ये जो माइनस यह वाला माइनस था ये हमारे पास उससे मिला के पॉजिटिव हो जाता है a माइनस बी आ जाएगा। अब ये इक्वेशन है हमारे पास कि हमने क्या किया इंटीग्रेशन कर ली जो तीनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि c की वैल्यू निकालनी है। दूसरी साइड में हमें पता है के टी प्लस सी आ जाता है हमारे पास when the t is equal to 0 x is equal to 0 मीन इनिशियल स्टेट को हम अप्लाई कर रहे हैं कि जब टाइम 0 है तो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 आ जाएगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ये टर्म तो नीचे वाली हमारे पास क्या है कॉमन, ठीक है। तो इधर से k और मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया खत्म हो गया तो ये c आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस बी माइनस सी
इसी तरह और लॉग नेचुरल a माइनस 0 मीन यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, लॉग नेचुरल a रह जाएगा। इसी तरह ये टर्म इसी तरह सेम रह जाएगी और लॉग नेचुरल b माइनस 0 जब आएगा तो ये लॉग नेचुरल b बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी तो इसी तरह आ जाएगा, लेकिन लॉग नेचुरल c माइनस 0 जब करेंगे तो हमारे पास क्या है, लॉग नेचुरल c आ जाएगा। और ये कॉमन वाली टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे c की वैल्यू निकाली। अब c की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, तो ये प्लस वाली टर्म थी इक्वेशन के एक साइड पे, लेकिन जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या बन जाती है, माइनस बन जाएगी। और इस साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, के टी की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, जब ये हम के टी की वैल्यू रह जाएगी, हमने क्या किया, जस्ट सी की वैल्यू को पुट किया है। जब हम सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया कि ये जो टर्म है डिनोमिनेटर वाली टर्म, तो हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू में भी आ रही है और जो सिंपल टर्म है उसके अंदर भी आ रही है। तो ये सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है। ठीक, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, अब ये देख लें कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू थी, ठीक है, ये b माइनस सी भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो जब फाइनल टर्म आ रही होगी हमारे पास, वो भी क्या हो जाएगा, b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। और ये पहले क्या था, लॉग नेचुरल a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन में इस साइड पे प्लस है, तो इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाता है। इसी तरह बाकी टर्म सेम रह जाएगी, c माइनस a दोनों टर्म में कॉमन है। और हम कॉमन निकालेंगे लॉग नेचुरल b माइनस एक्स से, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल b आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे जो है, जैसे इसने यहाँ पे किया कि ये टर्म्स है हमारे पास, तो जो लॉग नेचर से पहले वाली टर्म है दोनों साइड पे, यानी सी की वैल्यू के अंदर और जो है सिंपल वाली वैल्यू के अंदर, तो हमारे पास ये है वो भी कॉमन आ जाएंगी। ये तो ऑलरेडी कॉमन है, ये टर्म भी हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो कॉमन आएगी, बाकी हमारे पास क्या है कि लॉग नेचर वाली टर्म जो है वो माइनस में है, तो वो क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जस्ट चेंज यहाँ पे आ रहा है कि लॉग नेचुरल a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। इसी तरह जहाँ पे लॉग नेचुरल b माइनस एक्स है, वहाँ पे डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल b, या सिंपली अब b कह दें कि यहाँ पे b आ जाएगा। और जो थर्ड टर्म है हमारे पास, जिसमें क्या था, लॉग नेचुरल c माइनस एक्स है, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि लॉग और डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल c आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ना बड़ा इजी हो जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया हुआ है कि ये फाइनल टर्म हमारे पास क्या आ गई, के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी एंड c माइनस a। और यहाँ पे देखिए ये कॉमन क्या टर्म आ गई, b माइनस सी लॉग नेचुरल a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस c माइनस a लॉग नेचुरल b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b। एंड थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई, प्लस a माइनस b, किधर गया, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचर c माइनस एक्स डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर एक्शन के लिए, जब हमारे पास क्या है, तीनों कंसंट्रेशन जो थी रिएक्टेंट की डिफरेंट थी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन अगर ग्राफ प्लॉट करें, आपको पता है ये टर्म हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, और ये वाली टर्म हमारे पास क्या इक्वेशन के एक साइड पे आ रह जाएगी। तो क्या होगा कि जब हम प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, सारी की सारी y वाली टर्म, y एक्सिस ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन टर्म का और टाइम का। और आपको पता है जो एक्स एक्सिस के साथ जितनी भी टर्म होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसके स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर एक्शन in which the concentration of all the reactant are different।
कि तमाम रेक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, डिफरेंट हो जाएगी। हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है। वेयर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सिस ये आ गया और वाई एक्सिस हमारे पास ये आ गया। द प्लॉट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज गिवन बाय, हमारे पास क्या है कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, स्लोप के, ठीक है, टाइम को निकाल के बाकी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी एंड c माइनस a। हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ k कैन बी डिटरमिन्ड इफ द इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ ऑल द थ्री रेक्टेंट इज नोन, कि हमें पहले तीनों की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं के की वैल्यू निकाल सकते हो। के यूनिट निकालने के लिए हमें पता है कि जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, उनको यूटिलाइज करें, उनको कैंसिल आउट करें। मीन ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये कंसंट्रेशन टर्म, अब क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो लॉग वाली टर्म तो खत्म होगी, ठीक है। तो बाकी आप ये जो है इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और डिवाइड करिएगा, तो इन दी एंड हमारे पास हमें पता है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है वो के यूनिट कौन से आ जाते हैं, के इज इक्वल टू हमारे पास मोल माइनस 2 एंड डी एम प्लस 6 पर सेकेंड, कि ये हमारे पास जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास के यूनिट आ सकते हैं, तो हम यहाँ से इसके के यूनिट में निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी थ्री रिएक्टेंट इज डिफरेंट। इससे नेक्स्ट केस हम जो है वो नेक्स्ट टर्म के अंदर करेंगे।